नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक और नए मॉडल पेपर की, जिसमें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले नए जो वीडियो होंगे उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अब बढ़ते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक पर चर्चा करने वाले। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा उसमें हम भूगोल पर चर्चा करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन को लेंगे, 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछली एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो उन पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम इतिहास के कुछ क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। उसके बाद हम राजनीति के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में हम आयु गणना, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद लुप्त संख्याएं, उसके बाद हम कैलेंडर पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हम रीजनिंग को पढ़ेंगे और उसके बाद अंत में हम गणित पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम अनुपात पढ़ेंगे। उसके बाद लाभ हानि, उसके बाद हम रेशियो यानी कि परसेंटेज को डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक और देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। क्वेश्चन है, निम्न में से या इनमें से कौन से राज्य में सबसे अधिक बाढ़ आती है? बाढ़ कौन से राज्य में सबसे अधिक आती है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर 1 असम, ऑप्शन नंबर 2 है बिहार, ऑप्शन नंबर 3 है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर 4 है उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक बाढ़ कहाँ पे आती है? तो सबसे अधिक बार जो बाढ़ आती है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है कि सबसे अधिक बाढ़ कहाँ पे आती है, तो असम, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। असम में सबसे अधिक बाढ़ आती है। आपको पता होगा असम में एक नदी गुजरती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी में हर वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। इसलिए हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? माजुली नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है वो हमें बताना है, उसकी लोकेशन हमें फाइंड करनी है। ऑप्शन 1 है गंगा नदी में, ऑप्शन नंबर 2 है ब्रह्मपुत्र नदी में, ऑप्शन नंबर 3 है सिंधु नदी में और ऑप्शन नंबर 4 है गोदावरी नदी में। तो माजुली नदी द्वीप जो है वो स्थित है कहाँ पे? वो स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में, यानी कि असम के क्षेत्र में यह स्थित है। और असम में केवल एक ही नदी गुजरती है इनमें से, वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये जो द्वीप है माजुली द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये भी ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? हमें बताना है कि सबसे ज्यादा उपजाऊ प्रकार कौन सा है मृदा का। मृदा के प्रकार होते हैं जैसे जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 काली मृदा, ऑप्शन नंबर 3 लेटराइट मृदा और ऑप्शन नंबर 4 थे वन मृदा। तो इनमें से सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी होती है वो हमें फाइंड करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा कि सबसे व्यापक और सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो जो जलोढ़ मृदा होती है, इसमें जल की मात्रा अधिक होती है और इसमें जो है कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर ये मृदा होती है। इसलिए सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? सबसे उपजाऊ मृदा होती है वो है जलोढ़ मृदा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। और अगर बात करें कि भारत में कहाँ कहाँ पर जलोढ़ मृदा है, तो भारत का जो उत्तरीय मैदान है पूरा गंगा का मैदान, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र आते हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पर भारी मात्रा में जो है हमें जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा 1 वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में मृदा के ऊपरी परत का ह्रास का मुख्य कारण क्या है ना। कारण बताना है कि किस कारण से जो भारत में मृदा है और उसकी जो ऊपरी परत होती है, जो उपजाऊ परत होती है ये वाली, तो इसका ह्रास हो रहा है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 है वायु अपर्दन, ऑप्शन नंबर 2 है जल अपर्दन के कारण, या ऑप्शन नंबर 3 है दोनों के कारण, या फिर 4th है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा कि किस कारण से ऊपरी परत का ह्रास होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्योंकि भारत में जो है कई सारे क्षेत्रों में क्या आती है? बाढ़ आती है। ठीक है, तो बाढ़ के कारण जो है ऊपरी जो परत होती है तो वो बह के चली जाती है। इसी कारण से सबसे जो
ज्यादा जो नुकसान पहुंचाता है मिट्टी को वो है जल अप्रदान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि नंदा देवी जीव मंडल नीचे निम्न में से किस प्रांत में यानी कि कौन से स्टेट में है ना, कौन से स्टेट में पड़ता है, तो ये हमें बताना है। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए के उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 3 है बिहार और ऑप्शन नंबर 4 है ओडिशा। तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। कहाँ पे? चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि लगभग कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। काफी फेमस है, इस कारण से इस राष्ट्रीय उद्यान पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में पड़ता है नंदा देवी जीव मंडल निश्चय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है। दो टाइप के इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक होता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक किसको कहा जाता है, और एक पूछता है बंगाल का शोक किसको कहा जाता है। तो बंगाल का शोक किसको कहते हैं? तो पहले जो क्वेश्चन है बिहार का शोक किसको कहा जाता है, तो उसका आंसर है कोसी नदी को। और जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछे कि बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा दामोदर नदी को। ठीक है, और हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, यानी कि दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। पहली बात तो ब्रंश घाटी किसको कहा जाता है, जब इस प्रकार से कोई पहाड़ होता है और किसी भूकंपीय घटनाओं के कारण जब इस प्रकार से धंस जाता है तो यहाँ पर नदी बहने लगती है, तो उसी को कहा जाता है ब्रंश घाटी में बहने वाली नदी। तो हमारे ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर 2 है कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर 3 है गंगा नदी और ऑप्शन नंबर 4 है यमुना नदी। तो ब्रंश घाटी में बहने वाली नदी है नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नर्मदा नदी जो है वो ब्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। और ये कहाँ पे गिरती है, तो ये गिरती है अरब सागर में, मतलब कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है और अरब सागर में गिरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है। मतलब कि अलकनंदा जो धारा है उसमें भागीरथी आके मिलती है, तो उस स्थल का नाम क्या है। तो देखिए समझते हैं कि कौन कौन सी धाराएं जो आके मिलती है गंगा में, और वो धाराएं जहां पर मिलती है तो उसका नाम क्या है। तो देखते हैं अपन। सबसे पहले कि सत्तोपद ग्लेशियर से एक धारा निकलती है, सत्तोपद ग्लेशियर से एक धारा निकलती है जिसका नाम होता है अलकनंदा। तो जिसका नाम है अलकनंदा, इसका नाम है अलकनंदा। इसमें 5 अन्य धाराएं आके मिलती है। ठीक है, 5 अन्य धाराएं आके मिलती है, 4 पूर्व की तरफ से और 2 इस तरफ पश्चिम की तरफ से। तो पहली का नाम है धौली गंगा, दूसरी का नाम है नंदाकिनी, तीसरे का नाम है पिंडरी, चौथी का नाम है मंदाकिनी, पांचवी का नाम है भागीरथी। तो हमें क्वेश्चन पूछा है इस भागीरथी के बारे में, मतलब इस नदी के बारे में। तो हम पांचों ही देख लेते हैं कि पांचों नदियां आके मिलती है, उन स्थल का नाम क्या है। तो जहाँ धौली गंगा और ये अलकनंदा मिलती है उस स्थान का नाम है विष्णु प्रयाग, यानी कि वीपी। जहाँ नंदाकिनी और अलकनंदा आके मिलती है तो उसका नाम है नंदाकिनी, मतलब नंद प्रयाग। उसके बाद आ जाता है कर्ण प्रयाग, उसके बाद आ जाता है रुद्र प्रयाग। और जहाँ भागीरथी, हमारा जो क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है तो उसका नाम है देव प्रयाग, मतलब कि डीपी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया देव प्रयाग, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर है।
तो ये सारे ही आपको याद रखने हैं, किसी के भी बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है। पहली बात तो पंचनद होता क्या है, तो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं 5, तो उसके बारे में कहा जाता है कि उनको कहा जाता है पंचनद। तो कौन कौन सी है? सबसे पहले आती है झेलम, सबसे पहले आती है झेलम, उसके बाद चेनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद व्यास, और अंत में आ जाता है सतलुज। तो इस प्रकार से इन्हीं 5 नदियों को पंचनद कहा जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा कि पंचनद में शामिल नदी नहीं है, तो सिंधु नदी जो है इन 5 नदियों में नहीं है, तो सिंधु नदी हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अन्य तीनों ही नदियां जो है वो पंचनद में शामिल नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबरनामा पुस्तक, यहाँ पर है बाबरनामा। बाबरनामा पुस्तक का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए के बाबर ने, ऑप्शन नंबर 2 है अब्दुल रहीम खान खाजा ने, और ऑप्शन नंबर 3 है पायस ने, ऑप्शन नंबर 4 थे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बाबरनामा पुस्तक थी, बाबरनामा पुस्तक थी, उसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, यानी कि अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि सिख धर्म का प्रवर्तक किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए के गुरु नानक देव को, ऑप्शन नंबर 2 है बंदा बैरागी को, ऑप्शन नंबर 3 है अर्जुन देव को, और ऑप्शन नंबर 4 थे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सिख धर्म के जो प्रवर्तक हैं, तो उनका नाम है गुरु नानक देव साहब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, गुरु नानक देव को सिख धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। एक महत्वपूर्ण रोड है जिसके जो कि पुराने टाइम में बनाई गई थी, तो उस पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 ग्रैंड ट्रेंट रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये जो रोड है वो आज भी है, इसलिए इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन ए के अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 2 है हुमायूं, ऑप्शन नंबर 3 है शेर शाह, ऑप्शन नंबर 4 थे बाबर। तो शेर शाह ने जो है इस रोड का निर्माण करवाया था। ग्रैंड ट्रेड रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह ने। बाय नाम इस क्वेश्चन के इस रोड का नाम देकर फिर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 की विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए के हरिहर और बुक्का, ऑप्शन नंबर 2 है अकबर, ऑप्शन नंबर 3 है हमीर, और ऑप्शन नंबर 4 थे विजयाल। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक को कहा जाता है हरिहर और बुक्का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। यह 14वीं शताब्दी में बना था और हिंदू शासक थे इसके, इसके जो सारे शासक थे वो हिंदू थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए के बंगाल के, ऑप्शन नंबर 2 है मद्रास के, ऑप्शन नंबर 3 है अवध के, और ऑप्शन 4 थे सिंध के। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो वो थे मद्रास के शासक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है कि टीपू सुल्तान मद्रास के शासक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 ऋग्वेदीन आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन ए के ईरान, ऑप्शन नंबर 2 है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर 3 है दुआब का प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 है सप्त सेंधव प्रदेश। तो ऋग्वेदिक कालीन जो लोग थे, तो उनका वो कहाँ पे रहते थे? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, यानी कि सप्त सेंधव प्रदेश, यानी कि सिंधु नदी के आसपास की जो क्षेत्र हैं, तो वहां पर जो है ये आर्य लोग रहे थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 की चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने,
ठीक है, तो किसकी सहायता से की थी? ऑप्शन एक है चाणक्य की, ऑप्शन नंबर दो है गणानंद की, ऑप्शन नंबर तीन है सेल्यूकस की, ऑप्शन नंबर फोर्थ है मेगस्थनीज की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चाणक्य की सहायता से। ठीक है, उनके गुरु थे चाणक्य, है ना, या राज दरबारी भी उनको कह सकते हैं। गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 कि चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? ठीक है, हमें बताना है कि प्रमुख विशेषता क्या थी चोल साम्राज्य की। ऑप्शन ए के केंद्रीय प्रशासन, ऑप्शन नंबर दो है स्थानीय प्रशासन, ऑप्शन नंबर तीन है प्रांतीय प्रशासन, ऑप्शन नंबर फोर्थ है सैन्य प्रशासन। तो चोल साम्राज्य की जो विशेषता थी प्रमुख, वह थी स्थानीय प्रशासन, यानी कि जो आज का हम पंचायती राज सिस्टम देखते हैं, पंचायती राज सिस्टम देखते हैं, तो वो 1200 वर्ष पूरे पूर्व ही चोल साम्राज्य में अस्तित्व में आ गया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि स्थानीय प्रशासन की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो वो चोल साम्राज्य से ली गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि प्राचीन कालीन इतिहासकार कर्ण की पुस्तक थी, मतलब कि कर्ण ने कौन सी पुस्तक लिखी थी निम्न में से? ऑप्शन एक है इंडिका, ऑप्शन नंबर दो है अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर तीन है राज तरंगिनी, ऑप्शन नंबर फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि कर्ण द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, यानी कि कर्ण ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कर्ण ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था राज तरंगिनी, है ना, राज तरंगिनी। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, तो पुस्तकों के बारे में क्वेश्चन बनते हैं तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 कि जूनागढ़ अभिलेख किसकी जानकारी उपलब्ध करवाता है, मतलब किन शासकों के बारे में वह बताता है, तो हमें वह बताना है। ऑप्शन नंबर एक है चीनी शासकों के बारे में, ऑप्शन नंबर दो है कुषाण शासकों के बारे में, ऑप्शन नंबर तीन है ईसाई शासकों के बारे में, ऑप्शन नंबर फोर्थ है शक शासकों के बारे में। तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो बताता है हमें शक शासकों के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करवाता है। और शक शासकों में भी बात करें तो रुद्रदामन का रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि जो भारत के सीएजी हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन एक है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर दो है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर तीन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं, यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय, और संवैधानिक निकाय के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? वो करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर टू, यानी कि राष्ट्रपति। अगर बात करें और कौन कौन से संवैधानिक निकाय है, अन्य संवैधानिक निकाय की बात करें तो अन्य संवैधानिक निकाय है जैसे चुनाव आयोग, ठीक है, यूपीएससी, वित्त आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी कि एसटी एससी कमीशन। तो इस प्रकार से जो संवैधानिक निकाय होते हैं, तो उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? वो करते हैं राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग है, मतलब एक कौन सा आयोग है? ऑप्शन एक है संवैधानिक आयोग है, ऑप्शन नंबर दो है सांविधिक आयोग है, ऑप्शन नंबर तीन है विधि आयोग है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अनुसूचित जाति यानी कि एसटी एससी कमीशन जो है वो है एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, वो एक संवैधानिक निकाय है, और इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी संवैधानिक निकायों से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 23 कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की चर्चा है? ठीक है, किस अनुच्छेद या किस भाग में कह लीजिए। तो यहाँ पर भाग दिए हुए हैं, तो भाग के बारे में चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है भाग 16 में, ऑप्शन नंबर 2 है भाग 18 में, ऑप्शन नंबर 3 है भाग 1 में और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि भाग 16 में 3 आयोग की चर्चा है, 3 आयोग की चर्चा है। ठीक है, इसमें आर्टिकल की बात करेंगे तो 338, इसमें बात की गई है एसटी कमीशन की। उसके बाद 338 ए में बात करेंगे तो वहां पर एससी कमीशन की चर्चा है और 338 बी में बात करेंगे तो वहां पर ओबीसी के बारे में चर्चा है और तीनों ही संवैधानिक निकाय है, यानी कि भाग 16 से संबंधित है। भाग 18 में आपातकाल की चर्चा की गई है, आपातकालीन स्थितियां क्या होती है तो उनके बारे में चर्चा की गई है। और भाग 1 में किसी राज्य के नाम परिवर्तन, किसी राज्य की नाम बाउंड्री चेंज करना, तो उन सब के बारे में डिस्कस है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अगला सवाल होगा कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन 1 है 5, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 2, ऑप्शन नंबर 4 है 1। मतलब आपको बताना है कि जो चुनाव आयोग होता है तो उसमें कितने मेंबर होते हैं। तो जब आप चुनाव आयोग में मेंबर की बात करेंगे तो एक तो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, दो अन्य आयुक्त होते हैं, अन्य आयुक्त होते हैं, और तीनों की जो नियुक्ति कौन करता है, क्योंकि ये भी एक संवैधानिक निकाय है तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, वो करते हैं राष्ट्रपति। बात करेंगे कि भारत में कब इसकी स्थापना हुई थी, तो स्थापना की बात अगर पूछी जाए तो 1 जनवरी 15 जनवरी 15 जनवरी 1950 को हमारे चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ये डेट भी आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 25 कि वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? केवल हमें सदस्यों की संख्या बतानी, मतलब की संरचना बतानी। तो हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है 5 सदस्य होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है 3 सदस्य होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 3 2 सदस्य होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 4 की 9 सदस्य होते हैं। तो जो वित्त आयोग होता है इसमें होते हैं 5 सदस्य, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है, इसमें होते हैं 5 सदस्य। ठीक है, हर 5 वर्ष के अंतराल में एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, जो नई सरकार आती है तो वो वित्त आयोग का गठन करती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी। अगर स्थापना की बात हो तो स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1951 को। ठीक है दोस्तों, 22 नवंबर 1951 को पहले वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन एक है कि पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 है कार्नवालिस को, ऑप्शन नंबर 2 है बेंटिक को, ऑप्शन नंबर 3 है बर्कन को और ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। जो भारत में पुलिस व्यवस्था है, ठीक है, भारत में जो पुलिस व्यवस्था है, एक है पुलिस व्यवस्था, एक है न्याय व्यवस्था। तो दोनों का जनक एक व्यक्ति को माना जाता है, उनका नाम है लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कार्नवालिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 रीजनिंग का क्वेश्चन है। 2, 6, 10, 14 रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है। तो देखिए, जब हम 2 से 6 तक जाते हैं तो हमने ऐड किया प्लस के 4, फिर 6 से अगर आप 10 तक जाएंगे तो फिर से हमने प्लस 4 ऐड करते हैं तो 10 आता है, फिर 10 से 14 तक पहुंचेंगे तो फिर से हमने प्लस 4 ऐड करना है। इसी प्रकार से अगर 14 में अगर आप प्लस 4 ऐड करोगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, जब 14 में आप प्लस 4 ऐड करोगे तो आ जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है।
तो इस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन सरल होते हैं, आप आसानी से उनको ट्राई कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि रिक्त स्थान पर 1, 5, 13, 25 और रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए, जब हम 1 से 5 के लिए बढ़ते हैं, जब आप 1 से 5 तक पहुंचेंगे तो आपने +4 ऐड किया। जब 5 से आप 13 तक जाते हैं तो प्लस क्या आपने 8 ऐड किया। जब 8 से मतलब 13 से आप 25 तक पहुंचोगे तो आपने प्लस के 12 ऐड किया। और अगली संख्या में हमें कौन सा ऐड करना होगा, हमें ऐड करना होगा 25 में प्लस के 12 के बाद 4 का गैप है, यानी कि प्लस के हमें 16 ऐड करना होगा। जब आप 25 में 16 ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, वो है 41, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 30। 20, 25, 50, 501 बेमेल संख्या कौन सी है। तो हमें बतानी है कि इनमें से बेमेल संख्या कौन सी है। तो देखिए, 20 में जब आप 20, 25 और 50 और 501, तो इन तीनों ही संख्या में अगर आप 5 का भाग देते हैं तो 5 का पूरा पूरा भाग लग जाता है। लेकिन अगर आप 501 में 5 का भाग दोगे तो वो 500 का भाग पॉइंटों में जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4th है हमारा करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 की कौन सा कथन अन्य से भिन्न है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, तो इनमें से अलग कथन कौन सा या अलग ऑप्शन कौन सा है, तो वो हमें बताना है। देखिए, पहले ऑप्शन में जो संख्या है वो है 4, 6 और 2। दूसरे में जो हम संख्या देखते हैं तो वो भी है 2, 8 यानी कि 10। और थर्ड में जब आप संख्या देखोगे तो इसमें देखिए आप दो विषम संख्या आ रही है। दो विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं। दो विषम संख्या है, वो है 8 और वो है विषम संख्या है 7 और 3। और जब आप चौथा ऑप्शन देखोगे तो इसमें भी सारी सम संख्या है, इसमें भी सारी सम संख्या है, और केवल एक ऑप्शन में जिसमें दो विषम संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी सारी सम संख्या है और इसमें जो है दो विषम संख्या है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कैलेंडर से रिलेटेड, और अक्सर कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको कैलेंडर को अच्छी तरह से समझना है। तो देखिए, इस कैलेंडर को क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। आपके एग्जाम में अगर कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको सबसे पहले विषम दिन फाइंड करने हैं कि विषम दिन कितने हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे सवाल को। क्वेश्चन नंबर 31, 1 जनवरी 2016 को सोमवार है, तो 1 फरवरी 2016 को कौन सा वार होगा। हमें यहाँ पे भी विषम दिन निकालना है, यानी कि 1 जनवरी, और जनवरी में होते हैं 31 दिन। जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 1 जनवरी तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो बचे हैं वो है 30 दिन, प्लस 1 दिन फरवरी तक भी जाना है, यानी कि प्लस का 1 दिन, यानी कि टोटल कितने विषम दिन हो रहे हैं, तो 30 और 1 में 31 दिन। और जब आप 31 में 7 का भाग दोगे तो 7 4 28, 29, 30 और 31, यानी कि 3 दिन हमारे पास विषम बच रहे हैं। ठीक है, विषम दिनों की संख्या है वो 3, और हमें सोमवार के बाद 3 दिन तक बढ़ना है, यानी कि सोमवार के बाद मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, यानी कि ऑप्शन नंबर गुरुवार हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से कैलेंडर के सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, कुछ और नए क्वेश्चंस को देखते हैं। एक और क्वेश्चन वही कैलेंडर से रिलेटेड है दोस्तों। तो कैलेंडर वाले क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करना है कि विषम दिन फाइंड करने हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन। 1 फरवरी 2024 को सोमवार है, तो 1 मार्च 2024 को कौन सा वार होगा। हमें ये बताना है कि 1 मार्च 2024 को कौन सा वार होगा। तो फरवरी, क्योंकि यह है लीप वर्ष, और लीप वर्ष में जो फरवरी माह होता है वो होता है 29 डे का, है ना दोस्तों। तो देखिए, 1 फरवरी, तो फिर भी हमारे पास जो दिन बचे हैं वो है 28।
ठीक है, 1 फरवरी तो निकल गया। फिर जो हमारे पास दिन बचे फरवरी के वो है 28 और 1 मार्च तक जाना है, यानी कि 1 दिन मार्च का। तो टोटल हमारे पास कितने दिन हुए? टोटल जो हमारे पास दिन हुए वो है 29। ठीक है, और जब आप 29 में 7 का भाग दोगे तो हमारे पास जो विषम दिन बचेंगे वो है 2। तो सोमवार के बाद, तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। तो सोमवार के बाद प्लस का जो 2 दिन है, तो सोमवार के बाद पहला दिन आएगा वो मंगलवार होगा और जो दूसरा दिन आएगा वो होगा बुधवार। ठीक है दोस्तों, यानी कि बुधवार ऑप्शन ठीक है। और हमारे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए के मंगलवार, ऑप्शन नंबर 2 है बुधवार, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से सारे कैलेंडर के क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि लीप वर्ष कौन सा है और अलीप वर्ष कौन सा है। बढ़ते हैं आगे, कुछ और नए क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दिशा ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कि राम 4 किलोमीटर उत्तर में चलकर बाईं तरफ 3 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, घर से किस दिशा में है? तो वो हमें दिखाना है कि किस दिशा में है। तो देखिए, मान लेते हैं कि राम यहाँ पर है। राम की पूर्व की दिशा हो जाएगी ये इस तरफ होगा पूर्व, इस तरफ होगा पश्चिम, इस तरफ होगा उत्तर और इस तरफ से होगा दक्षिण। तो देखते हैं वो किस दिशा में चला। तो उत्तर दिशा में चला 4 किलोमीटर, यानी कि इस दिशा में चले 4 किलोमीटर। फिर बाई तरफ, राम का जो बाई तरफ होगा वो इस तरफ होगा, बाई तरफ चले वह 3 किलोमीटर चलकर फिर दाईं ओर मुड़कर, अब जो इनकी दाईं दिशा होगी वो इस दिशा में होगी। तो दाईं तरफ चले वो 5 किलोमीटर। अब हमें बताना है कि घर से वह किस दिशा में है। तो देखिए, ये तो रही उसकी उत्तर दिशा, ये रही उसकी पश्चिम दिशा, और राम जो है यहाँ पर है, यानी कि ये दिशा कौन सी होगी? तो ये दिशा होगी उत्तर पश्चिम। ये दिशा कौन सी होगी? तो उत्तर पश्चिम। ठीक है दोस्तों, उत्तर और ये वाली पश्चिम, यानी कि ये दिशा कौन सी? उत्तर पश्चिम। तो हमारा आंसर होगा उत्तर पश्चिम दिशा में। घर से अभी राम उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो इस प्रकार से दिशा ज्ञान वाले क्वेश्चन को किया जाता है। बढ़ते हैं, कुछ और नए क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34। कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि पहले संख्याएं गिननी है। तो कितनी है? तो 1 2 3 4, 4 और 4 8, 4 3 12 और 4 16। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो पहला काम हमें करना है, इस 4 4 के भागों में इसको बांट लेना है क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखना है यहाँ पे एक एक ऑप्शन रख के देखना है कि कौन सा जो है इस जो क्वेश्चन से मेल खा रहा है, तो वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए, यहाँ पर बी है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, यानी कि बी है। तो हम पहले पहला ऑप्शन रख के देखते हैं। तो जब ए यहाँ पे रखा जाता है तो बी सी डी, उसके बाद से अगर ए यहाँ पे रखते हैं तो ए बी सी डी, उसके बाद वापस से ए बी, यहाँ पे आएगा सी, उसके बाद ए बी सी और लास्ट में आ जाएगा डी, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए वो है ए सी और डी। और ये जो ऑप्शन है वो किस ऑप्शन में है दोस्तों? वो है ऑप्शन एक में, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन एक है। तो इस प्रकार से ये कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन को किया जाता है। बढ़ते हैं, कुछ नए क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है परसेंटेज से रिलेटेड। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कि वस्तु को 2000 में खरीदी गई, मतलब कोई वस्तु है जिसको 2000 में खरीदा गया, ठीक है, तथा 20% लाभ पर बेचा गया, तो कितना लाभ हुआ? उसको बेचा कितने परसेंट से? तो 20% लाभ पर, यानी कि 2000 का हमें 20% निकालना है। तो 2000 का जब आप 20% निकालोगे तो 20 से 20 कैंसल, हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 2 का 2 से गुणा, यानी कि 4, 101, यानी कि 20 यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 400। ऑप्शन नंबर एक होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को किया जाता है। हमने कुछ नए क्वेश्चन को आज देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक और नए मॉडल पेपर की चर्चा करने वाले हैं।
तो बने रहिए हमारे साथ